हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स ग्रुप पिनाकल्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी डेवलप हो जाए। ठीक है, डिटरमिनेंट में ऑलमोस्ट हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं, सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन। हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन सिर्फ रह गया है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिलेगा, ठीक है ना। और इसका मेन मकसद ये है कि आपका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बढ़े, ठीक है ना। और एक काम और भी आप करेंगे कि इस लेक्चर के बाद जो है आप जो मिसलेनियस है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4 का जो मिसलेनियस है उसमें जितने भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस हैं वो आप बनाकर मुझे सेंड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो गाइस, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, एक डिटरमिनेंट हमारे पास है और पूछ रहा है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है ABC, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है A प्लस B प्लस C और चौथा ऑप्शन है D आपका नन। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपके पास जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है गाइस वो है आपका डेल इज इक्वल टू, यहाँ एलिमेंट्स है 1 1 1 A B C और यहाँ है B प्लस C प्लस A प्लस B। पूछ रहा है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। देखिए गाइस, यहाँ ये वाला जो कॉलम है आपका C2 है और ये कॉलम आपका C3 है। अगर C3 में C2 को हम जोड़ दें तो C3 पर जो एलिमेंट्स हो जाएंगे सब के सब हो जाएंगे A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C एंड A प्लस B प्लस C। कैसे? देखिए A को B प्लस C में जोड़ेंगे A प्लस B प्लस C हो जाएगा, B को C प्लस A में जोड़ देंगे तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा और C को A प्लस B में जोड़ देंगे तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग एक ऑपरेशन करेंगे और वो ऑपरेशन C3 पर करेंगे और वो ऑपरेशन क्या होगा, C3 में आपको जोड़ देना है C2 को। सो गाइस देखिए क्या हो जाता है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम तो एज इट इज होगा क्योंकि ऑपरेशन C3 पर हम लोग कर रहे हैं। 1 1 1 हो गया, A B C हो गया और C3 के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट्स वो सब हो जाएंगे A प्लस B प्लस C, फिर हो जाएगा यहाँ भी A प्लस B प्लस C और यहाँ भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब देखिए C3 के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो आपके A प्लस B प्लस C है। सो गाइस यहाँ से C3 से हम लोग A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं हम लोग, टेक A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C3 से कॉमन ले लेते हैं। तो गाइस A प्लस B प्लस C आपका कॉमन हो गया और बच गया अंदर में आपका पहला कॉलम 1 1 1, दूसरा कॉलम है A B C और तीसरा कॉलम के जगह, तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स के जगह A प्लस B प्लस C कॉमन हो गया तो बच जाएगा 1 1 1, ठीक है गाइस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो C1 है और यहाँ जो C3 है, ये दोनों जो कॉलम है आइडेंटिकल हो गए गाइस, दोनों के एलिमेंट सेम है तो आइडेंटिकल हो गए। और जब किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो गाइस ये हो गया आपका A प्लस B प्लस C और इंटू 0। सो गाइस 0 से गुना करेंगे A प्लस B प्लस C में तो वैल्यू हो गया 0। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया, 0। सो गाइस आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, डेल का वैल्यू कितना होगा, 0। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर। गाइस सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इफ 7 and 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर एक डिटरमिनेंट वाला इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 0, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से बताना है आपको, देन द थर्ड रूट इज, तो इस इक्वेशन का तीसरा
रूट क्या होगा। रूट मतलब x का दो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो आपसे पूछ रहा है कि x का तीसरा वैल्यू क्या होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस हमारे पास जो गिवन है वो है आपका, देखिए x3 7 और है आपका 2x2 और 7 6x और इतना इज इक्वल टू 0, ये गिवन है गाइज। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट के तीनों रो को अगर जोड़ देते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे कि सेम वैल्यू जो है तीनों कॉलम में मिलेगा आपका। देखिए 7 + 2 9 होता है प्लस x + 9 हो जाएगा। इसी तरह 6 + 3 9 + x, तो x + 9 हो जाएगा। और इसी तरह 7 + 2 9 + x, तो ये हो जाएगा x + 9। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा ऑपरेशन कर लेते हैं और ये ऑपरेशन है R1 के जगह हम लोग ये काम कर लेते हैं। R1 के जगह R1 + R2 + R3 कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब आपका R1 पर जो है ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म करना है, R1 पर परफॉर्म करना है और R1 पर R2 और R3 को जोड़ना है। तो गाइस R1 के जो एलिमेंट्स हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके x + 9, फिर यहाँ भी हो जाएगा आपका x + 9 और यहाँ भी हो जाएगा आपका x + 9, ठीक है ना। और बाकी R2 और R3 के एलिमेंट सेम रहेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। 2x2 हो गया और 7 6x हो गया, ठीक है। और इतना इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से R1 से हम लोग x + 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो लिख लीजिए टेक x + 9 कॉमन फ्रॉम R1 से आप निकाल लीजिए x + 9। तो देखिए ये हो जाएगा, अब आपका x + 9 कॉमन हो गया गाइस। और यहाँ बच जाएगा 1 2 7 और ये बच गया आपका 1x 6 और यहाँ हो जाएगा 1 2x, ये बचेगा, इतना इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। देखिए अब यहाँ से और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ पर दो फैक्टर आ गया, एक तो ये डिटर्मिनेंट है और एक है आपका x + 9। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब x इसको ये डिटर्मिनेंट जो है आपका 0 हो जाएगा, तो x + 9 का वैल्यू हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्योंकि दो फैक्टर है। तो दोनों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर 0 हो जाए तो पूरा होल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो गाइस x + 9 आपका एक फैक्टर है, तो आप लिख सकते हैं, चूंकि दिया हुआ है कि 7 और 2 इसका रूट्स है, ठीक है ना। तो x का दो रूट तो इससे निकल जाएगा, ठीक है। और ये आपका ये हो गया x + 9, ठीक है। और ये आपका एक फैक्टर है। सो गाइस हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि x + 9 इज इक्वल टू 0 और 9 को आप इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -9 और ये आपका थर्ड रूट हो जाएगा। सो गाइस इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -9। दिस इज द थर्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर। अब बात आती है कि ये हम लोग कैसे समझे कि ये जो आपका 7 और 2 है ये दो रूट ऑलरेडी है। तो इसके लिए आप जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे आंसर तो आपका आ गया यहीं पर, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब इसको इवेलुएट कर देते हैं, तो आपको वो दोनों वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए C1 में C2 को घटा लेंगे और C2 में आप C3 को घटा लेंगे, मतलब एक ऑपरेशन करेंगे, C1 के जगह C1 - C2 कर लीजिएगा एंड C2 के जगह करना है C2 - C3 कर लीजिएगा। जब ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x + 9 जो एक फैक्टर है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 हो गया, फिर इसको इसमें घटाएंगे तो फिर 0 हो गया, और यहाँ आपका 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 में x को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 - x, और फिर यहाँ x में से 2 को घटाएंगे तो x - 2 और यहाँ 2 हो गया, ठीक है। और फिर देखिए तीसरा
जो होगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 हो गया, और x को 6 में से घटाएंगे तो 6 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ x हो गया, और इतना इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो जीरो R1 के लोग हैं, तो R1 को और किसको C3 को कैंसिल कर देंगे, तो इस एलिमेंट 1 के लोग आप सोल्व कर दीजिए। तो गाइज ये हो जाएगा x प्लस 9, और यहाँ देखिए 1 का जो साइन होता है वो पॉजिटिव हो गया इंटू 1, और 1 से पास होना रो कॉलम हटा दीजिए तो बच जाएगा 2 माइनस एक्स, फिर यहाँ पर x माइनस 2, और यहाँ 1, और यहाँ पर बचेगा 6 माइनस एक्स, और इतना इज इक्वल टू 0। तो गाइस देखिए ध्यान से, x प्लस 9 हो गया, और 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये गुना कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ ये हो गया इंटू 6 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये हो गया आपका 6 माइनस एक्स, और फिर ये आपका हो गया 1 में इससे x माइनस 2 से करेंगे तो माइनस हो गया x माइनस 2, और इतना इज इक्वल टू 0। देखिए गाइज यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका साइन चेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 9 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स, और इंटू 6 माइनस एक्स, और इसका साइन चेंज कर देंगे, मतलब माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 माइनस एक्स हो गया, और इतना इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, अब जरा देखिए 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स बाहर निकल जाएगा, दोनों टर्म में है, तो ये हो गया आपका x प्लस 9, और ये हो गया 2 माइनस एक्स, और देखिए यहाँ क्या बचेगा, आप 6 माइनस एक्स और प्लस 1, ठीक है ना, और जब इतना बचेगा, इतना इज इक्वल टू 0 हो गया। सो गाइस अब देख रहे हैं आप कि 6 माइनस एक्स प्लस 1 करेंगे तो ये 7 माइनस एक्स हो जाएगा, थोड़ा सा और यहाँ पर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 9 और इंटू 2 माइनस एक्स, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस एक्स, और इतना इज इक्वल टू 0। तो देखिए 3 फैक्टर हो गया ना यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे 0 से तो x इज इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 0 से तो x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। जबकि आपके पास दिया हुआ था कि ये x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 7 और 2 जो है इसके 2 रूट्स ऑलरेडी थे, तो पूछ रहा था तीसरा रूट क्या होगा, तो ये तो आपके पास गिवन था, तो तीसरा रूट कौन सा हो गया, x इज इक्वल टू 9, मतलब तीसरा रूट हो गया इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का -9, ठीक है ना। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए -9। क्लियर है, ठीक है ना। तो इस कैलकुलेशन से आपको समझ में आ गया कि ये 2 रूट गिवन था और तीसरे रूट की बात कर रहा था, ठीक है ना, तीसरा रूट क्या होगा। ओके गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ ओमेगा is a non-real roots of the equation x cube minus 1 is equal to 0, then the value of this determinant is equal to what। देखिए यहाँ पर ये w नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, ठीक है ना, ये ओमेगा है आपका, इस तरह से होता है, ये नॉन रियल रूट्स है। नॉन रियल रूट्स का मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है, ठीक है ना। चलिए पहले तो हम लोग यहाँ पर इसके रूट्स निकालते हैं, ठीक है ना, और जो नॉन रियल रूट्स आएंगे उसको हम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करेंगे। एक्चुअली ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए थे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर इस पोर्शन को जरा पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है गाइस, गिवन दैट एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है। यहाँ पर देखिए तो जरा ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 1 क्यू इज इक्वल टू 0, और ऐसा लिखने का पर्पस है
कि हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ठीक है ना। और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वन, और फिर ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, और प्लस ए बी तो एक्स इंटू वन करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर दैट इज वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन हो जाएगा, और इतना इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ से दो फैक्टर हो गया, एक फैक्टर को जब आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से वन को इस तरफ लाएंगे तो x का वैल्यू हो गया वन, और वन क्या है, रियल है, रियल नंबर है ना। तो एक तो रूट हो गया, इस इक्वेशन का एक रूट हो गया x इज इक्वल टू वन, एक रूट वन आ गया जो कि रियल है, ठीक है ना, ये रियल रूट है। क्लियर है। जो अब इसको और दूसरे फैक्टर को भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना, और यहां से देखते हैं कैसा रूट आता है, ये आपका रियल रूट है। क्लियर है गाइस। दूसरा फैक्टर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं गाइस कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। तो x का वैल्यू आपने पढ़ा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, यही पढ़ा है। तो यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, और b कौन सा होता है, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो माइनस 1 हो गया, और प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू अभी हमने निकाला कि b का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कितना है 1, और इंटू c क्या है, c होता है आपका कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट कितना है 1, और बाई 2 इंटू ए तो a हो गया 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ देखिए जब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा -3, रूट के अंदर -3 हो गया, और 2 इंटू 1 2 हो गया। अब देखिए गाइज यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ पर √3 को कॉम्प्लेक्स नंबर के अनुसार अंडर रूट -3 को हम लोग लिखते हैं कितना, √3 आयोटा, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ देते हैं इस प्रकार से, ये हो जाएगा 3 इंटू -1, और इसी को हम लोग लिखते हैं 3 इंटू और -1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है, तो आयोटा स्क्वायर का रूट करेंगे तो आयोटा निकलेगा, और इस प्रकार से हो जाएगा √3 आयोटा। क्लियर है ना। तो इसको हम लोग -√3 को लिख सकते हैं तो √3 आयोटा। तो x का वैल्यू हो गया आपका -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो यहां से x का दो वैल्यू हो जाएगा गाइस, और देखिए एक वैल्यू हो गया -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। और अब देखिए इसमें आपका इमेजिनरी नंबर का सिंबल आयोटा इन्वॉल्व है, तो ये वाला जो x का दोनों वैल्यू हुआ वो रियल नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स रूट हो गया। क्लियर है ना। और कॉम्प्लेक्स रूट हो गया मतलब इमेजिनरी रूट्स हो गया x का, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, एक को डिनोट करते हैं ओमेगा से और दूसरे को डिनोट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है गाइस। ऐसा इसलिए करते हैं कि ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग एक को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। इनको मतलब परस्पर जो है स्क्वायर करेंगे, तो एक को स्क्वायर करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, और दूसरे को स्क्वायर करेंगे तो पहला आ जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करने का मेन रीजन यही है, ठीक है। तो आपके पास x के 3 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया जो कि रियल रूट है x इज इक्वल टू 1, दो आपके पास इमेजिनरी रूट्स आ गए, ठीक है, जिसको हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से डिनोट किया है। क्लियर है।
अब बात आती है यहाँ पर कि यहाँ पर ये इस पूरे प्रोसेस को या इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, यूनिटी के क्यूब रूट्स आपके ये आ गए। ठीक है ना, यूनिटी का क्यूब रूट्स कैसे हुआ कि यूनिटी का क्यूब रूट्स हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से x इज इक्वल टू 1 टू दी पावर 1/3 तो हो गया ना, x का 1 का क्यूब रूट 1/3 करेंगे तो 1 का क्यूब रूट हो गया, और 1 का क्यूब रूट जो है आपका यहाँ पर 3 आ गया, x इज इक्वल टू 1, एक आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और एक तीसरा आ गया आपका -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो ये 3 रूट हो गया। और कैसे कह सकते हैं कि x का क्यूब रूट है ये, तो हमारे पास गिवन था ये वाला, देखिए था ना गिवन, x क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको ऐसा करते, 1 को इधर लाते तो x इज इक्वल टू आप लिखते एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, और फिर पावर को इस पर इधर ले आते तो आपका ये हो जाता है x इज इक्वल टू 1 के पावर 1/3, और इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक है ना, तो क्यूब रूट ऑफ 1 का 3 वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 है, और इसके 3 वैल्यू आ गए 1, और ये आपका ओमेगा, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने कहा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी माने 1, समझे ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। अब है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी क्या होता है याद रखिएगा, बहुत जगह ये काम आएगा, खास करके डिटरमिनेंट में तो हमेशा आता है। ठीक है ना, और प्रॉपर्टी क्या है गाइस, प्रॉपर्टी जिसका देखिए है आपका, पहला प्रॉपर्टी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है ना, तीनों रूट्स को आप जोड़ देंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जोड़ देंगे तो वैल्यू हो जाता है 0। दूसरा जो होता है इसका प्रॉपर्टी कि ओमेगा क्यूब कर देंगे, मतलब ऐसा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू इसका 1 हो जाता है। ठीक है ना, या इसी को हम लिखते हैं ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट जो है 1 होता है। ठीक है, और इसको मोर जनरलाइज हम करते हैं इस तरह से। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, ओमेगा के पावर 3n कर दीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है ना, ओमेगा के पावर 3n प्लस 1 कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा के पावर 3n प्लस 2 कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, तो ये जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखेंगे, तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर जो भी क्वेश्चन होगा डिटरमिनेंट में या कहीं भी मैथमेटिक्स में तो आपका बन जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बताने के पीछे रीजन था कि आपको बताया जाए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है। ठीक है, तो आपने देखा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने 3 निकाला, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक है ना, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 है। इसकी प्रॉपर्टी है कि तीनों रूट्स का सम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और जनरलाइज फॉर्मेट होता है 3 टू दी ओमेगा टू दी पावर 3n इज इक्वल टू 1, ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा, एंड ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है गाइस। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है ना, तो गाइस आपसे पूछ रहा है कि एक डिटरमिनेंट दिया है, ये इसको लेट कर लेते हैं डेल्टा से, और ये दिया है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि तीनों रूट को जोड़ देंगे
तो 0 हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पर एक हम ऑपरेशन करें C1 पर, देखिए तो C1 पर एक ऑपरेशन करें, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और फिर इसी तरह ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जोड़िएगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो C1 पर हो जाएगा, C1 का प्रत्येक एलिमेंट हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने पढ़ा कि कितनी होती है 0। तो फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान था अगर आप ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में जानते थे, ठीक है ना, बस 2 लाइन में इसका सॉल्यूशन निकल जाता, लेकिन आप नहीं जानते थे, इसलिए जो है ना, इसलिए आपको ये बताया गया। क्लियर है गाइस? चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका C1 पर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है ना। और देखिए इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो गाइज ये हो गया आपका 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 0 0 0, सेकेंड कॉलम हो गया ओमेगा स्क्वायर 1, थर्ड कॉलम हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और देखिए मैंने बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो गाइज इसका वैल्यू हो गया 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था कि ओमेगा जो है नॉन रियल रूट्स है, तो डेफिनेटली नॉन रियल रूट्स आया क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आ गया था। तो कह रहा था कि ये इक्वेशन था जिसका नॉन रियल रूट्स ओमेगा था, तो पूछ रहा था इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने निकाला 0, ठीक है गाइस। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें आपसे कह रहा है इफ A B C are in AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये 3 नंबर्स A B C, तो पूछ रहा है देन द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए पहले जो गिवन है यहाँ सॉल्यूशन कर लीजिए इसका। आपके पास दिया हुआ है गिवन दैट A B C और ये किस में है R in AP, क्लियर है गाइस। तो देयरफॉर 2A 2B 2C also R in AP। गाइस यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्रत्येक टर्म में। ये AP का प्रॉपर्टी है कि अगर कोई AP दिया है तो उसके प्रत्येक टर्म में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्टेंट सीरीज भी AP में ही होता है, क्लियर है ना। इसलिए हमने क्या किया कि 2 से प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया और रिजल्टेंट सीरीज किस में हो गया AP में ही रहा। इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ थर्ड कॉलम में देखेंगे 2A 2B और 2C लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको डायरेक्टली हम इसी टर्म के आसपास ले जाएं, ऐसा कैलकुलेशन करने के लिए हमने यहाँ 2 से प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब AP का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को घटा लेते हैं और सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म में से घटा लेते हैं तो रिजल्ट क्या होता है सेम होता है, मतलब लगातार टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो आपका इक्वल होता है। ये AP की गुण है, AP की प्रॉपर्टी है। सो गाइस इसको हम लिख सकते हैं कि 2B माइनस 2A इज इक्वल टू हो जाएगा 2C माइनस 2B। ये हमने एक निष्कर्ष निकाला, एक रिजल्ट निकाला कि 2B माइनस 2A इक्वल होगा 2C माइनस 2B के बराबर, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं कि जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है उसको मान लेते हैं हम लोग। तो लेट कर लीजिए डेल्टा इज इक्वल टू x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4।
x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2a, x प्लस 2b, x प्लस 2c। ठीक है, इतना मान लिया डेल्टा का वैल्यू। इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 2b माइनस 2a कब होगा? जब आप इसको r1 को r2 में से घटाएंगे, x कैंसिल हो जाएगा और 2b में 2a को घटाएंगे तो 2b माइनस 2a हो जाएगा। फिर इसी तरह r2 को आप r3 में से घटा लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 2c माइनस 2b हो जाएगा। ठीक है ना, इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन करेंगे गाइस, और ऑपरेशन करेंगे R2 पर, और R2 पर करेंगे R2 माइनस R1, और फिर R3 पर करेंगे और R3 के जगह करेंगे R3 माइनस R2। तो देखिए क्या होता है। देखिए इसको इसमें घटाना है। पहला रो तो एज इट इज होगा क्योंकि फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है। तो इसको पहले लिख दीजिए x प्लस 2, यहाँ x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 2a। क्लियर है। अब देखिए इसको इसमें से R1 को R2 में से घटाना है तो x प्लस 2 को x प्लस 3 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 3 में से 2 घटा 1 और x कैंसिल। इसी तरह से x प्लस 3 को x प्लस 4 में से घटाएंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2b माइनस 2a, 2b माइनस 2a। और फिर R3 में से R2 को घटाएंगे, x प्लस 3 को x माइनस 4 में से तो 1 हो गया। फिर x प्लस 4 को x प्लस 5 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर x प्लस 2b को x प्लस 2c में से घटाएंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2c माइनस 2b। क्लियर है गाइस। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2c माइनस 2b को हम लोग 2b माइनस 2a लिख सकते हैं। यहाँ रिजल्ट 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में कि 2c माइनस 2b को हम 2b माइनस 2a लिख सकते हैं। ऐसा दोनों इक्वल होता है, ठीक है ना, इस वजह से ऐसा लिख सकते हैं। तो गाइस अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, और ये हो गया 1 1 और 2b माइनस 2a, और फिर यहाँ पर 1 1 और यहाँ भी हो जाएगा 2b माइनस 2a, क्योंकि अभी मैंने बताया 2c माइनस 2b इक्वल है 2b माइनस 2a का। तो 2c माइनस 2b को हम लिख सकते हैं 2b माइनस 2a। अब देखिए गाइस, यहाँ पर जो सेकेंड रो है R2 और यहाँ पर जो थर्ड रो है R3, आप देखेंगे ये दोनों रो क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। और जब दो रो आइडेंटिकल हो जाए किसी डिटरमिनेंट में तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। सो गाइस डेल्टा का वैल्यू जो डिटरमिनेंट था उसका वैल्यू कितना आ गया? 0। तो देखिए तो कौन सा सही आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 0। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है? एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, पूछ रहा है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 दिया हुआ है। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम 0 बनाने का, ठीक है ना। मैक्सिमम 0 कैसे बनेगा? देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पर R2 को R1 में से घटा लें तो यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर R3 को R2 में से घटा लें तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। सो गाइस एक ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पर R1 के जगह R1 माइनस R2 कर लेते हैं, एंड R2 के जगह R2 माइनस R3 कर लेते हैं, ठीक है ना। R2 के जगह R2 माइनस R3। तो देखिए गाइस क्या हो जाएगा? अब ये आपका ये हो जाएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो हो गया यहाँ 0, इसको इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ इसको घटाएंगे तो ठीक है। इसी प्रकार इसको इसमें घटाएंगे तो हो गया 0, और इसको इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा y माइनस जेड, और इसको इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर।
और थर्ड रो पे चूंकि ऑपरेशन नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे 1z² क्लियर है, देखिए ध्यान से। अब ये 0 हो गया तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 के लॉन्ग इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस इसको इसमें गुना कर दीजिए, ये हो गया x माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा ये आपका, इधर देखिए इसको इसमें गुना कर दीजिए तो y माइनस हो गया y माइनस जेड और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, और इसी प्रकार इसको भी तो तोड़ लीजिए पहले x माइनस वाई और ये हो जाएगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, और ये आपका हो गया माइनस वाई माइनस जेड, और इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, x माइनस वाई और y माइनस जेड दोनों में है, x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, तो गाइस ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड बाहर निकल गया। अब अंदर क्या बचा यहाँ पर, ये बचा y प्लस जेड, और इधर क्या बच गया आपका x प्लस वाई, तो माइनस x माइनस वाई, क्योंकि बाहर माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, सो गाइस ये हो गया x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड और इंटू जेड माइनस एक्स, तो ये वैल्यू निकल के आया इस डिटरमिनेंट का, क्लियर है ना। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो गया, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड और इंटू जेड माइनस एक्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पूछ रहा है ये एक डिटरमिनेंट गिवन है और पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जरा ध्यान से, डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है ये है 1 1 2 2 2 4 और फिर दिया हुआ है आपका 3 5 6, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो आप देखेंगे ध्यान से, यहां पर देखिए ध्यान से, ये R2 है, ये आपका R1 है। R1 और R2 को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि फर्स्ट रो के एलिमेंट का दुगना है सेकेंड रो का एलिमेंट, ठीक है ना। फर्स्ट रो के एलिमेंट का दुगना है सेकेंड रो का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो के बराबर हो जाएगा ना। या फिर हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो को घटा लीजिए R1 पर, तो ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। या फिर आप दूसरा भी तरीका देख सकते हैं, यहां पर जो आप देखेंगे कि ये जो C1 है और ये आपका C3 है, यहां देखिए C1 और C3 क्या है, दुगना है। C3 जो है, C3 के जो एलिमेंट्स हैं वो C1 के एलिमेंट्स का दुगना है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था, या तो आप गुना करके घटा के 0 बना लीजिए सारे एलिमेंट्स, या फिर आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पढ़ाया था कि डिटरमिनेंट के किसी 2 रो के एलिमेंट्स या 2 कॉलम के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हों तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, या फिर 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट्स जो है प्रोपोर्शनल हो तो भी आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल ही तो है। देखिए अगर R1 R2 की बात करें तो R2 जो है R1 का प्रोपोर्शनल है, प्रत्येक एलिमेंट का रेशियो आप देखेंगे R1 और R2 का तो 1/2 आएगा। देखो 1/2 1/2 2/4 करेंगे तो 1/2 होगा, तो प्रोपोर्शनल है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली 0 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी आप देखेंगे कि C1 और C3 के एलिमेंट्स को आप चेक कीजिए तो C3 के एलिमेंट्स दुगना है तो प्रोपोर्शनल ही है। देखिए यहाँ भी अगर आप रेशियो निकालें तो 1/2 2/4 है तो 1/2 हो जाएगा, और 3/6 है तो 1/2 हो जाएगा। तो गाइस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो गया, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका 0 हो गया, ठीक है ना। अदरवाइज इसको मैंने एक दूसरा तरीका बताया कि आप क्या कीजिए कि यहाँ देखिए
R2 R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 के एलिमेंट्स में से घटा लीजिए तो R2 पर सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो किसी रो का सारा एलिमेंट 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया 0। ठीक है ना। इसी तरह से अगर रो के अलोंग नहीं करना चाहते हैं, कॉलम में करना चाहते हैं, तो देखिए C1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके C3 में से घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा C3 पर सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो एक C3 के सारे एलिमेंट 0 तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। ठीक है ना। तो आप किसी तरह बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि 1-2 ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। प्रॉपर्टी यहाँ याद है प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल की प्रॉपर्टी। तो आप रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग आप चेक करके डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका वैल्यू 0। ठीक है गाइस। एक बार आप क्या करेंगे, जो मैं बता रहा हूं कि मल्टीप्लाई करके घटाने का, ये काम आप खुद से करेंगे। ठीक है। और यहां पर मैं प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स की प्रॉपर्टी लगा के इसको मैंने 0 बना दिया। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए इसको जरा उतार लीजिए। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और ये आपका डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा। इसके एलिमेंट्स है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फिर इधर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, और फिर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। पूछ रहा है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है गाइस। तो देखिए जरा यहां से, देखिए इसको हम डेल्टा मान दें तो यहां ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है 6। ये मैंने आपको, ठीक है ना, फैक्टोरियल का कंसेप्ट पढ़ाया था। ठीक है ना। फैक्टोरियल मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को फैक्टोरियल n बोलते हैं। यहां थोड़ा समझ लीजिए, फैक्टोरियल n का मतलब है, फैक्टोरियल n का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है गाइस। दैट इज, देखिए यहां पर दैट इज फैक्टोरियल 5 है तो 5 फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका वैल्यू हो गया 120। इसी तरह फैक्टोरियल 4 का मतलब है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24। फैक्टोरियल 3 का मतलब है कि 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू 1 से लेकर 2 तक का नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसी तरह फैक्टोरियल 3 भी 1 से लेकर 3 तक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से लेकर 4 तक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है। और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1। ठीक है। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अभी आप इतना ही समझेंगे। हमने फैक्टोरियल n का डेफिनेशन बताया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज फैक्टोरियल n का मतलब है कि n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट डॉट लेकर 3 to 1 तक, मतलब 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। और एग्जांपल के लिए फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हमने निकाल कर दिखाया। ठीक है गाइस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, 2 का वैल्यू 2, 3 का वैल्यू 6, फिर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120। इसका वैल्यू निकालना है। और ये सिंपल है, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ लिया है तो एक्सपेंशन या इवैल्यूएशन को आप छोड़ दीजिए। जैसे हम लोग
रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते थे या सारा रूल लगाते थे, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक्सपेंशन करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको जो आसान लगे और जल्दी से आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जो भी आप जल्दी से कर सके वो काम करिएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो कुछ हो सकता है क्या? प्रॉपर्टी यूज करें तो कुछ हो सकता है। कैसे प्रॉपर्टी यूज करेंगे देखिए जरा, यहां ध्यान दीजिए। अगर हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटा दे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इसी तरह R1 में फिर से 6 से मल्टीप्लाई करके अगर यहाँ घटा दें तो 0 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला ऑपरेशन R2 पर करते हैं और R2 पे क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1 कर लेते हैं। एंड R3 पर ऑपरेशन करेंगे क्या कि R3 में से 6R1 कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए क्या किया, R2 पर R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से घटा लिया। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, R3 पर कौन सा ऑपरेशन किया, R1 में 6 से मल्टीप्लाई करके R3 में से घटा लेते हैं। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा गाइस, R1 तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि ऑपरेशन R2 और R3 पर हो रहा है, तो ये 1 2 6। और यहाँ पर देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे तो हो गया 0, और 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 को 24 में से घटाएंगे तो हो गया 12। फिर R1 में 6 से मल्टीप्लाई करके R3 में से घटाना है, तो देखिए ध्यान से, इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया हो गया ये 6 में से 6 घटाया 0। फिर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 को 24 में से घटाएंगे तो हो गया 12। और फिर देखिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 36 को 120 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 84। क्लियर है ना, देख लीजिए 120 में से 36 को घटाएंगे तो 10 में से 4, 6 गया 4, और ये हो गया आपका 11 में से 8 गया 3 गया 8, 84 हो गया। अब देखिए जरा 2 0 हो गया C1 के लॉन्ग, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो आपका कैंसिल हो गया। 1 के लॉन्ग आप एक्सपेंड कर दीजिए, 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 में 84 से गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 168, और 12 में 12 से गुना कीजिए 144। अब इसको घटा लीजिए, 8 में से 4 गया 4, और 16 में से 14 जाएगा तो 2 हो जाएगा 24। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो गया 24। तो गाइज इसका सही आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन 7। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो गया 24। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, और ये डिटरमिनेंट है, इसके एलिमेंट्स है 1 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस y। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, x प्लस y होगा, xy होगा, या x माइनस y होगा, या नन होगा, ठीक है। तो पहले आप थोड़ा सा इसको फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट को थोड़ा लिख लीजिए, तो क्योंकि इसे मिटाएंगे और तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखिए जरा, चलिए इसको मिटा लेते हैं। देखिए ये डिटरमिनेंट गिवन है आपके पास, ठीक है ना। डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 और 1 प्लस y। इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो आप सिंपल सी बात है, देखिए जरा, अगर हम लोग R1 को R2 में से घटाते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर R2 को R3 में से घटा लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 0 बन जाएगा। तो यहाँ ऑपरेशन कर लीजिए, R2 के जगह R2 माइनस R1 एंड R3 के जगह R3 माइनस R2, ठीक है, 2 0 बन जाएगा।
तो फर्स्ट रो तो एज इट इज हो जाएगा 1 1 1, और देखिए इसको इसमें घटाएंगे हो गया यहाँ 0, 1 को 1 प्लस एक्स में से घटाएंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, और 1 को 1 में से घटाएंगे हो गया 0। फिर देखिए अब थर्ड रो पर करेंगे, 1 को 1 में से यहाँ घटाया तो हो गया 0, 1 प्लस एक्स को 1 में से घटाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 1 को 1 प्लस वाई में से घटाएंगे तो y बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 0 हो गया, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल हो गया, इसके लॉन्ग सॉल्व करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x को y में गुना कीजिए और माइनस एक्स को 0 में कीजिए, तो गाइस हो जाएगा एक्स वाई और माइनस एक्स इंटू 0 0, तो एक्स वाई माइनस 0 दैट विल इक्वल टू एक्स वाई। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा गाइस एक्स वाई। तो सही आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया एक्स वाई। क्लियर है गाइस? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो पूछ रहा आपसे देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगा। एक बार फिर से समझिए, ओमेगा का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 है, और दिया है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या होगा। गाइस यहाँ पर ओमेगा वही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला, और यहाँ पर ओमेगा का मतलब है इमेजिनरी रूट्स है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओमेगा 1 के बराबर नहीं है, मतलब ओमेगा का वैल्यू रियल नहीं है, वो इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है ना। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसमें जो दिया हुआ है वो इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है ना। क्यूब रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का इमेजिनरी रूट्स है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, जो अभी मैंने पिछले एग्जांपल में बताया आपसे। और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिया है, तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। तो गाइस देखिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लोग C1 के जगह सबको जोड़ दें, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, तो हो जाएगा C1 में एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्रत्येक एलिमेंट हो जाएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए जरा क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक छोटा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। C1 के जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर हो जाएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया ओमेगा, x प्लस ओमेगा और 1, और यहाँ हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 और x प्लस ओमेगा, और इतना इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखिए हमने अभी पढ़ा था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 0। तो गाइज यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये वैल्यू 0 हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स हो जाएगा x, और यहाँ हो गया ओमेगा, x प्लस ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और x प्लस ओमेगा, इतना इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले लीजिए, तो x हम कॉमन ले लिया C1 से, तो यहाँ बचेगा 1 1 1, ये हो गया ओमेगा x प्लस ओमेगा 1, और यहाँ हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 और x प्लस ओमेगा, ठीक है ना, इतना इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिए कि दो फैक्टर हो गया ना x और इनटू दिस डिटर्मिनेंट, तो दो फैक्टर है, तो x को आप 0 से इक्वेट करेंगे, और दूसरा ये डिटर्मिनेंट भी आपका 0 से इक्वेट हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपसे तो पूछ रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ फिर से समझिए, ये दो फैक्टर है आपका, है ना, x इंटू दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 0 और दिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। तो गाइज x का वैल्यू क्या आ गया 0।
सो गाइज आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन इसका लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है ए में, आप लिख लीजिए इसका ए है 1, बी में है ओमेगा, सी में है ओमेगा स्क्वायर और डी में है नन, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन है गाइस। सॉरी, डी में है 0, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन है इसका। तो देख लीजिए इसमें कौन सा सही है। एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 0। तो ये आपका इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू कितना होगा? 0। इस डिटर्मिनेंट का जब ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो जाए और ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 हो, मतलब इमेजिनरी रूट्स हो तो, ठीक है गाइस। तो इस तरह एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। आप फर्दर इसको सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। इसलिए यहीं पर जब एक्स निकल गया तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव होता तो हम आगे इसको भी लेकर सॉल्व करते और देखते कि और एक्स का वैल्यू क्या आता है हमारे पास, ठीक है ना। और इसको सॉल्व आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। और आपके लिए एक हिंट है कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। इसको आप घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए मैक्सिमम 0 क्रिएट करना है तो आप क्या करिएगा कि R2 में से R1 को घटा लीजिएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इसी प्रकार R2 को R3 में से घटा लीजिएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर इसको इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा एक्स का वैल्यू क्या आता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है। पूछ रहा है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ छोटा सा एक कैलकुलेशन कर लेते हैं गाइज। और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी एक कंडीशन दिया है। हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में एक चैप्टर पढ़ा था कंडीशनल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो यहाँ वहां पर भी इसी तरह के कंडीशंस दिए रहते थे और हमें कुछ आइडेंटिटी को प्रूव करना होता था, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन दिया है तो कंडीशन से हम कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ जरा आपके पास गिवन है, गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। यहाँ देखिए यहाँ पर साइन के साथ b प्लस सी है, तो पहले हम लोग b प्लस सी निकालते हैं। तो b प्लस सी करेंगे तो पाई माइनस a लिख सकते हैं, और चूंकि यहाँ साइन है तो साइन लगा दीजिए दोनों तरफ। तो साइन b प्लस सी को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस a। तो देखिए तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। सो गाइज यहाँ पर हो गया साइन b प्लस सी इज इक्वल टू साइन a। क्लियर है। एक तो रिलेशन ये आपका बन गया कि साइन b प्लस सी का वैल्यू साइन a के बराबर होगा। अब देखिए जरा यहाँ पर tan b प्लस सी है, तो इसमें आप tan भी लगा दीजिए, tan b प्लस सी। तो यहाँ लिखेंगे आप tan पाई माइनस a, और tan पाई माइनस थीटा हो जाता है माइनस tan थीटा। सो गाइज यहाँ पर हो जाएगा कि tan b प्लस सी का वैल्यू माइनस tan a, ठीक है ना। दूसरा रिलेशन यहाँ से निकल गया। और तीसरा है आपके पास, यहाँ देखिए कॉस, ये निकल दिया, ये भी निकल गया। यहाँ देखिए ध्यान से, और ये तो वैल्यू दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी पाई। कॉस a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई है, और आपको a प्लस बी निकालना है, इसको निकालना है। तो a प्लस बी को आप लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस सी लिख सकते हैं ना। और इसमें कॉस लगा दीजिए जो हमें चाहिए। तो कॉस a प्लस बी हो जाएगा कॉस पाई माइनस सी, और कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। सो गाइज यहाँ पर हो जाएगा
कि cos A प्लस बी इज इक्वल टू माइनस cos C, ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये तीन रिलेशन मिल गया, इसी तीन रिलेशन का वैल्यू यहाँ पर हम डाल देंगे तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए जरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए जरा। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई है, तो ये हो गया साइन पाई, और साइन बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो गया, साइन बी प्लस सी का वैल्यू देखिए यहाँ पर साइन ए, तो ये हो गया साइन ए, और ये हो गया आपका कॉस सी, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर माइनस साइन ए, और यहाँ पर है आपका 0, और यहाँ पर है tan ए, और यहाँ देखिए cos a प्लस बी का वैल्यू हमने निकाला माइनस cos c, और यहाँ पर है tan b प्लस c का वैल्यू माइनस tan a, और यहाँ पर आपका है 0, है ना। तो देखिए साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये हो गया आपका 0, और यहाँ हो गया साइन ए, और ये हो गया cos c, ये हो गया माइनस साइन ए, ये हो गया आपका 0, और ये हो गया tan a, और यहाँ हो गया माइनस cos c, और यहाँ हो गया आपका माइनस tan a, और ये हो गया आपका 0। अब जरा इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिए, आपको मैंने एक डिटरमिनेंट का टाइप बताया है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 और डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स जो होते हैं सेम होते हैं, लेकिन साइन अपोजिट होता है। आप यहाँ भी देखेंगे तो डायगोनल के एलिमेंट्स 0 हैं, और डायगोनल के ऊपर नीचे का एलिमेंट जो है वो इक्वल है और साइन अपोजिट है, ठीक है। तो इतना कंफर्म हो गया कि ये जो डिटरमिनेंट है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, ठीक है गाइस। अब देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ाया था, और पहला प्रॉपर्टी था कि अगर इवन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है तो उसका वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जो डिटरमिनेंट है वो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, और कैसा डिटरमिनेंट है, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। तो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करेंगे तो वैल्यू जल्दी मिलता है आपको, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करने लगते तो और काफी लंबा जाता और एक पेज तक जाता, और हमें नहीं मालूम होता, तो चूंकि हमें मालूम है इसलिए इसका वैल्यू हम यहीं पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा गाइस, इसका वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है और ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 0। तो गाइस ये हो गया आपका 0। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए में 0 दिया है, बी में 1 है, सी में 2 है, और डी में नन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए।